हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 15 मई और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम करंट अफेयर के साथ साथ आपको स्टैटिक जी के जीएस भी पढ़ाते हैं। तो आज के स्टैटिक जी के जीएस के पोर्शन में हम लोग बात करेंगे इंडिया के जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं उनके बारे में। मैप विद से बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, याद कराऊंगा। आप लोग पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। हम लोग 4 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील किस प्रकार की झील है? तो दोस्तों ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित ये झील है, महाराष्ट्र में स्थित है। अगला, निम्न में से किस खिलाड़ी को उसी वर्ष खेल रत्न दिया गया जिस वर्ष दीपा मलिक को मिला था? तो 2019 में दोस्तों दीपा मलिक और बजरंग पूनिया को दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इन दोनों क्वेश्चन के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, WEF द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो अभी हाल ही में WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी किया है जिसमें भारत है दोस्तों इस बार 74वें स्थान पर। किस स्थान पर है? 74वें स्थान पर है। ठीक है, फर्स्ट पर कौन है? फर्स्ट पर है दोस्तों स्वीडन, सेकंड पर है स्विट्जरलैंड, थर्ड पर है फिनलैंड। फिर से बोल रहा हूँ, फर्स्ट पर स्वीडन, सेकंड पर स्विट्जरलैंड, थर्ड पर फिनलैंड और भारत है इस बार 74वें स्थान पर, 74th पर। ठीक है, इंडिया ने दोस्तों इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और एनर्जी सेफ्टी और इन्वायरमेंट स्टेबिलिटी के सभी स्टैंडर्ड्स में लगातार सुधार किया है। 2015 से ऐसा देखा जा रहा है कि भारत की जो रैंक है इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, तो पिछली साल के कंपेयर में अगर देखा जाए तो 2 स्थान ऊपर आया है। पिछली बार 76 था, इस बार 74th पोजीशन है इंडिया की। क्लियर, ये तो हो गई ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। अब हम लोग बात करेंगे जो और भी रैंकिंग आई हैं उनकी। पिछले दिनों में दोस्तों 2 रैंकिंग सबसे ज़्यादा चर्चे में थी। एक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स यानी वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, तो उसमें भारत की रैंक थी 40वें, उसमें फर्स्ट पर अमेरिका था। और एक और रैंक आई थी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, उसमें भारत था 142वें स्थान पर और नॉर्वे था फर्स्ट पोजीशन पर। चलिए अब WEF आया है तो इसके बारे में भी जान लीजिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। किसने की थी? क्लाउस श्वाब ने, और वही इसके करंट टाइम पर हेड है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है कोलेग्नी, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड के कोलेग्नी में है इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए कौन सा ऐप रखना अनिवार्य किया? तो इंडियन रेलवे ने घोषणा की है कि जितने भी पैसेंजर्स होंगे ट्रेन में बैठने से पहले उनके मोबाइल में आरोग्य सेतु होना ऐप होना ज़रूरी है। ठीक है, अपने मोबाइल में वो आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल किए रहेंगे तभी वो ट्रेन से यात्रा कर पाएंगे। ऐसा क्यों किया गया है? तो ये जानने से पहले जानिए आरोग्य सेतु ऐप है क्या। तो ये ऐप दोस्तों भारत सरकार ने अभी हाल ही में लॉन्च किया था। कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है ये। इससे ये पता चलता है कि आसपास संक्रमण का कितना खतरा है। तो इसी वजह से इंडियन रेलवे ने आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य किया है सभी यात्रियों को। क्लियर है? अच्छा, आरोग्य सेतु ऐप ने दोस्तों अभी हाल ही में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। एक 13 दिनों में 50 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स होने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। पोकेमॉन गो का रिकॉर्ड तोड़ा था। 19 दिनों का उनका रिकॉर्ड था। पोकेमॉन गो जो कि गेमिंग ऐप है उसका रिकॉर्ड इसने ब्रेक किया था। महज 13 दिनों में 5 करोड़ डाउनलोड्स यानी 50 मिलियन डाउनलोड्स का रिकॉर्ड था आरोग्य सेतु ऐप का। इसे भी आपको याद रखना है। अब आया है भारतीय रेलवे। इसके बारे में हम लोग क्या क्या चीज़ें रिवीजन कर सकते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आपको बताया था कि इंडियन रेलवे ने भारत भर में जितने भी अदर स्टेट के जो भी जहाँ के फंसे हुए नागरिक हैं, स्टूडेंट हैं या जो भी हैं, उन सभी को लाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई थी। कौन सी ट्रेन? श्रमिक स्पेशल ट्रेन। और दोस्तों भारतीय रेलवे के जो अध्यक्ष हैं बोर्ड के, वो हैं करंट टाइम पर विनोद कुमार यादव जी। रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल जी। भारतीय रेलवे में दोस्तों वर्तमान में 18 रेलवे जोन हैं। ठीक है, और 18वां और सबसे लेटेस्ट जो रेलवे जोन बना गया है वो उसका हेडक्वार्टर है विशाखापत्तनम में, और उस रेलवे जोन का नाम है दक्षिण तटीय रेलवे जोन, साउथ कोस्टल रेलवे जोन। क्लियर, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, गृह मंत्रालय द्वारा CAPF की कैंटीन में कब से केवल स्वदेशी उत्पाद बेचने की घोषणा हुई है? तो गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की कैंटीन में अब 1 जून 2020 के बाद से केवल स्वदेशी उत्पाद ही बेचे जाएंगे।
आपको तो पता ही होगा नरेंद्र मोदी जी ने सभी से आत्मनिर्भर भारत बनाने की अपील की हुई है। तो उसी में एक कदम आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि CAPF की जो कैंटीन में सामान आते थे विदेशों से भी, या जो फॉरेन कंट्रीज़ के भी जो प्रोडक्ट आते थे, उनकी जगह पर अब केवल स्वदेशी उत्पाद ही बेचे जाएंगे। क्लियर है। इससे इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि CAPF की लगभग 50 लाख फैमिलीज जो हैं वो स्वदेशी प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे। ठीक है। CAPF होता क्या है? तो दोस्तों आपको याद होगा, इस पर मैंने आपको एक वीडियो दी हुई है। भारत की जितनी भी खुफिया एजेंसियाँ हैं या जितनी भी रक्षा एजेंसियाँ हैं, इन दोनों की मैंने अलग अलग वीडियो दी हुई है। खुफिया एजेंसीज़ में मैंने आपसे बात की है IB हो गया, रॉ हो गया, ठीक है, जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं उसके बारे में। और जो मैंने ये सुरक्षा एजेंसी वाली वीडियो आपको दी हुई थी, उसमें मैंने CAPF के वगैरह के बारे में बात किया था। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? CAPF के अंतर्गत दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन 7 प्रकार के आते हैं फोर्सेस। कौन कौन से? एक होता है AR, दूसरा BSF, CRPF, CISF, ITBP, NSG और SSB। सभी का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। और सभी के डिटेल्स के बारे में आप लोग जानने के लिए सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर या मिश्रा जी टेक्निकल ऐप पर जाइएगा, वहाँ पर सर्च कर लीजिएगा, किसी भी एक नाम से आपको मिल जाएगी वीडियो। चलिए फुल फॉर्म मैं आपको बता दे रहा हूँ। AR से होता है असम राइफल, BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज, CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ITBP यानी कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स और SSB यानी सशस्त्र सीमा बल। इन सभी के बारे में आपको डिटेल जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इनके जो महासचिव हैं, डायरेक्टर्स जो हेड हैं, उनके नाम पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ये आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत, इसी वजह से गृह मंत्रालय द्वारा आदेश ये दिया गया है। क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने दोस्तों बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है। होप का फुल फॉर्म भी होता है, इसका फुल फॉर्म होता है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। क्या है? हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। तो ये बेसिकली जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोज़गार देने के लिए ये शुरू किया गया है। ठीक है। इस पोर्टल की यूज से ना सिर्फ जो स्टेट के स्टूडेंट्स हैं वर्तमान में वो रोज़गार पाएंगे, बल्कि जो बाहर से अभी आए हैं वर्तमान में, ठीक है, क्योंकि देख रहे हैं आप लोग सभी लोग जो देश भर में जॉब कर रहे थे वो सभी लोग अपने अपने स्टेट में पहुँचाए जा रहे हैं। तो जो बाहर से आए हैं अदर स्टेट से, उनको भी रोज़गार ये खोजने में सहायता करेगा ये पोर्टल। क्लियर है। होप पोर्टल किसने लॉन्च किया? उत्तराखंड राज्य सरकार ने। उत्तराखंड देखिए मैप में, ये रहा उत्तराखंड, राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के CM है BJP के त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। बेबी रानी मौर्य है यहाँ की गवर्नर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दोस्तों उत्तराखंड का नेशनल पार्क है और ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा और जानिए डिटेल में। ये 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से। उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं रमेश रंगनाथन जी। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे बनाया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया है V विद्यावती को। V विद्यावती दोस्तों कर्नाटक कैडर की 1991 बैच की IAS ऑफिसर हैं और अब ये होंगी डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये अभी चर्चे में आया था जब राम मंदिर वाला विवाद उठा था, बहुत ज़्यादा चर्चे में आया था। क्यों? क्योंकि इसी का जो डाटा था, इसी का जो प्रूफ था, उसी के बेसिस पर ऑर्डर आया था। ठीक है। तो तब ये चर्चे में आया था, इस वजह से इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। इसकी स्थापना हुई थी 1861 में, 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम में की थी। किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी इसकी स्थापना। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अनीता करवाल भी दिख रही है ऑप्शन में। अनीता करवाल को दोस्तों अभी स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी का बनाया गया था सचिव। रवि मित्तल को बनाया गया था खेल सचिव। अच्छा, इन्हीं के साथ ही में दोस्तों अमित खरे जी भी नियुक्त हुए थे। अमित खरे जी को सूचना और प्रसारण मंत्रालय का सचिव बनाया गया था। ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी। और एक नियुक्ति हुई थी तरुण कपूर की। तरुण कपूर जी को बनाया गया था पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का सचिव। अच्छा दोस्तों, कल मैंने आपको फुल डिटेल्ड करंट अफेयर की वीडियो अपलोड की है, मंथली वाली, अप्रैल मंथ की। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए देख लीजिए चैनल पर। उसमें अप्रैल मंथ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया हुआ है।
उसमें कहने को तो हैं आपके सिर्फ 75 क्वेश्चंस, लेकिन आप अगर वीडियो देखेंगे तो आपको 200 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए सचिव से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, तो जितने भी सचिव से रिलेटेड आसपास के क्वेश्चन थे सभी को मैंने एक में मर्ज कर दिया था। जितने भी इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड या थीम से रिलेटेड क्वेश्चंस थे उन सभी को मर्ज करके मैंने एक दो क्वेश्चंस में बता दिया है और फिर उसी के साथ मैंने रिवीजन करवा दिया है। ठीक है, तो ऐसे ही जो भी जैसे भी कोई ऐप हो गया, कोई पोर्टल हो गया, तो उससे रिलेटेड जो ऐप और पोर्टल था उसको मैंने आपको रिवीजन करके उसी में बता दिया है। तो इस वजह से, क्योंकि उसका अलग क्वेश्चन रखने का कोई मतलब नहीं था, टाइम ज़्यादा लगता और वीडियो लंबी जाती, क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ता बस। लेकिन अगर आप वीडियो देखोगे तो पूरा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो इस वजह से बिल्कुल आप लोग बेफिक्र रहिए। कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि क्वेश्चंस कम है इस बार, तो कम क्वेश्चंस नहीं। अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो वीडियो के क्वेश्चंस आपको कम नहीं लगेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किसे नाडा के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों अखिल कुमार इंडियन बॉक्सर रह चुके हैं और इनको नाडा के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल किया गया है। ठीक है, इससे पहले भी ये 2017 से लेकर 2019 तक सेवा दे चुके हैं अनुशासन पैनल में नाडा के। नाडा क्या है? नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसके बारे में अभी हम लोग आगे बात करेंगे। पहले हम लोग जान लेते हैं अखिल कुमार के बारे में। अखिल कुमार, जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, इंडियन ये बॉक्सर रह चुके हैं, मुक्केबाज रह चुके हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता हुआ है। 2005 में अर्जुन अवार्ड इनको दिया गया था भारत की तरफ से। ठीक है, और वर्तमान में ये गुरुग्राम हरियाणा में एसीपी हैं। एसीपी जानते हैं आप लोग, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। अब बात करते हैं नाडा की। नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसके हेड हैं नवीन अग्रवाल जी। बी ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं सुनील शेट्टी। सुनील शेट्टी को दोस्तों बनाया गया था नाडा का अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर। इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आई फील यू ब्रेसलेट डेवलप किया है? तो अभी हाल ही में इटली ने डेवलप किया है आई फील यू नाम का ब्रेसलेट। इस ब्रेसलेट की खास बात यह है, ये सोशल डिस्टेंसिंग रूल को फॉलो कराने में मदद करेगा। कैसे? सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया गया है कि सभी ब्रेसलेट में रेडियो सिग्नल्स ट्रांसमिट होंगे, रिसीव होंगे, तो इससे ये पता लग पाएगा कि आसपास कौन से व्यक्ति हैं। अगर मान लीजिए सभी लोग पहन लिए हैं ये ब्रेसलेट, तो आसपास वाले ब्रेसलेट के बारे में ये जानकारी दे दिया करेगा। ठीक है, अलार्म कर दिया करेगा, वार्न कर दिया करेगा कि आपका व्यक्ति, जो अगला व्यक्ति है, वो कितनी दूरी पर स्थित है। और इसके लिए एक डिस्टेंस भी फिक्स कर दिया गया होगा कि इस निश्चित दूरी के अंतर्गत अगर कोई आता है व्यक्ति, तभी ये अलार्म करेगा, तभी ये वार्न करेगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। जल्द ही ये इंडिया में भी हो सकता है आ जाए। चलिए हम लोग फिलहाल बात करेंगे इटली के बारे में। तो आ जाते हैं वर्ल्ड मैप पर। ये रहा हमारा प्यारा भारत, इंडिया, और चलते हैं हम लोग यूरोप कॉन्टिनेंट में, क्योंकि इटली जो पड़ता है वो यूरोप में पड़ता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है इटली। ठीक है, इटली यूरोपियन कॉन्टिनेंट में पड़ता है दोस्तों, और इसके आसपास की जो कंट्रीज हैं इसको भी हम लोग जान लेंगे। देख लीजिए आप लोग, ये रहा स्विट्ज़रलैंड, ये फ्रांस है। ठीक है, और इधर सर्बिया वगैरह है। तो ये है इटली। यहाँ की राजधानी है रोम। ठीक है, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं दोस्तों सर्जियो मेटेरेला ट्रेडिंग, और यहाँ की करेंसी है इतालवी लीरा। क्या है? इतालवी लीरा। अगला है, टीवीएस ग्रुप ने किस आईआईटी संस्थान के साथ मिलकर सुंदरम वेटांगो डेवलप किया? तो अभी हाल ही में टीवीएस ग्रुप ने दोस्तों आईआईटी मद्रास के साथ मिल करके सुंदरम वेटांगो डेवलप किया है। अच्छा, इसी के साथ ही एक और संस्था जुड़ी हुई है, टीवीएस ग्रुप, आईआईटी मद्रास और सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन। सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन भी इसमें शामिल था। इन तीनों ने मिल करके सुंदरम वेटांगो डेवलप किया। सुंदरम वेटांगो है क्या? सुंदरम वेटांगो दोस्तों एक लो कॉस्ट वाला ऑटोमेटेड रेस्पिरेटरी असिस्ट डिवाइस है, यानी सांस लेने में सहायक एक उपकरण है। ठीक है, ये डिवाइस पोर्टेबल है और मूवेबल है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जाया जा सकता है। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास ने इसे डेवलप किया है। आईआईटी बॉम्बे के बारे में अभी कल ही मैंने आपको बताया था मंथली करंट अफेयर वीडियो में, इसने क्वारंटाइन ऐप डेवलप किया है। आईआईटी गांधीनगर के बारे में मैंने आपको उसी वीडियो में बताया था कि इसने अभी हाल ही में दोस्तों एक प्रोजेक्ट आइजैक लॉन्च किया था। ठीक है, आईआईटी रुड़की के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसने प्राण वायु नाम का वेंटिलेटर डेवलप किया है। तो ये सभी आईआईटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हुए, इनका आपको रिवीजन करते रहना है। अगला है, अमेरिका के सीडीसी ने भारत सरकार की सहायता के लिए कितनी धनराशि की घोषणा की? तो अमेरिका की सीडीसी यानी सेंट्रल फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने अभी हाल ही में भारत सरकार की सहायता के लिए $3.6 मिलियन की घोषणा की है। इसका मेन पर्पज़ है कि कोविड-19 के खिलाफ इंडिया के रिस्पांस को और ज़्यादा मजबूत किया जाए।
साथ ही साथ जो इंडिया की लैब्स हैं उनको कैसे और ज़्यादा हाईटेक बनाया जाए, जिससे इंडिया की लैब्स जो हैं वो कोविड-19 रिसर्च में थोड़ा और ज़्यादा कैपेबल हो सके। क्लियर है। तो इस वजह से $3.6 मिलियन की सहायता राशि दी गई है। सहायता राशि ये है, ध्यान रखिएगा, लोन अलग होता है, सहायता राशि अलग होती है। ठीक है, तो अमेरिका के CDC ने इसे घोषणा की है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत के लिए कितनी आपातकालीन सहायता ऋण की घोषणा की। तो अभी हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB ने भारत के लिए $1 बिलियन की $1 बिलियन की घोषणा की है आपातकालीन सहायता ऋण की, यानी इमरजेंसी रिलीफ लोन के लिए। और ये भी कोविड-19 महामारी के लिए दिया गया है। कोविड-19 महामारी से लड़ने में भारत की मदद के लिए दिया गया है। क्लियर है। न्यू डेवलपमेंट बैंक है क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे ध्यान रखिएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक ये दोस्तों ब्रिक्स जो कंट्रीज़ हैं उनकी हेल्प के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, किसके लिए, ब्रिक्स कंट्रीज़ के लिए। ब्रिक्स में आपको पता है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। इसी वजह से इसे ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है। जुलाई 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। 2015 से ये अपने वर्किंग कंडीशन में आ गया। हेडक्वार्टर है संघाई में, चाइना में। ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं KV कामत। तो बस दोस्तों ये तो था आज के दिन का टॉप 10 करंट अफेयर का क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो तो पसंद आई है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, हम लोग 4 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास से शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं आज के दिन के स्टैटिक GK GS के पोर्सन की। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की। भारत के जितने भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में समझाई गई है। अगर आप पूरी वीडियो ध्यान से देख लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी याद हो जाएगा कि किस स्टेट में कौन कौन सा एयरपोर्ट है। ठीक है, और किस स्टेट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज़ कि भारत में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। तो भारत में टोटल 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। टोटल अगर एयरपोर्ट्स की बात की जाए, यानी कि जितने भी एयरशिप्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, मिलिट्री बेस वगैरह के सब कुछ मिला करके टोटल 486 जो हैं वो एयरपोर्ट हैं। अब इनमें 123 जो है वो कॉमर्शियल यूज़ के लिए है। कॉमर्शियल यूज़ के लिए यानी कि जिस पर लोग किराया भाड़ा दे करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। बाकी जो हैं कुछ होते हैं मिलिट्री स्पेशल होते हैं, ठीक है, आर्मी वगैरह के लिए होते हैं, कुछ अदर पर्पज़ के लिए होते हैं। और उसमें से 34 जो है दोस्तों ये है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए, यानी एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए, यानी भारत से अदर कंट्रीज़ में आने जाने के लिए। तो 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हम लोग आज जानेंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग में दोस्तों जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स या कोई भी एयरपोर्ट्स बनाया जाता है तो जिस जगह पर बनाया जाता है बेसिकली उसी का नाम वहाँ पर रख दिया जाता है। ठीक है, लेकिन मोस्टली ये देखा जाता है कि आगे चलकर एयरपोर्ट्स के नाम चेंज कर दिए जाते हैं और किसी महापुरुष के नाम पर रख दिए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें उसी महापुरुष का नाम दिया जाता है जो उस स्टेट का या उस प्लेस का हुआ रहता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे उस महापुरुष द्वारा जो देश के प्रति उसका योगदान रहा है उसको लोग याद रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अपनी ज़ुबान पर उनका नाम याद रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि लोग ये भी जान सकें कि वो महापुरुष इस स्टेट का है। जैसे कि मान लीजिए आप जिस स्टेट में रह रहे हो तो आपको अपने स्टेट के बारे में पता होगा कि कौन कौन से महापुरुष अपने स्टेट से आए हैं। लेकिन अगर आप टोटल इंडिया की बात किया जाए तो एयरपोर्ट्स हो गए, रेलवे स्टेशंस हो गए, ठीक है, नेशनल पार्क्स वगैरह या जो भी चीज़ें बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उनके नाम जो अगर किसी महापुरुष के नाम से हैं तो फिर थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाता है कि ये महापुरुष इस स्टेट से बिलोंग करता है। क्लियर है? तो उसके कंट्रीब्यूशन को लॉन्ग टर्म के लिए याद रखने के लिए ऐसा किया जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है पूरा कि उस स्टेट में सरकार कौन सी है और सरकार क्या चाहती है, क्या नाम रखती है। ठीक है, कुछ सरकारें होती हैं नाम बड़े तेज़ से चेंज करती हैं, जैसे यूपी सरकार हो गई। ठीक है, कुछ गवर्नमेंट्स होती हैं वो चेंजेस पर कम डिपेंड रहती हैं। चलिए फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कौन कौन से कहाँ पर हैं। तो हम लोग भारत के मैप से बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से, सबसे ऊपर से शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर में दोस्तों है इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक, उसका नाम है शेख अल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या है? शेख अल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लद्दाख यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है।
ओके, नीचे आ जाइए। नीचे है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में भी एक भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है और ना ही है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भी कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। पंजाब में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कौन सा है? श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन सा है? श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्लियर? चलिए अब थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं। हरियाणा में भी कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, यानी कि पंजाब में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जम्मू कश्मीर में। अब आ जाइए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वर्तमान में और 2 अभी और बनाया जा रहा है, ठीक है, फ्यूचर में वो भी आ जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं 2 कौन कौन से हैं। एक तो लखनऊ में है, लखनऊ में है दोस्तों चौधरी चरण सिंह, ठीक है, अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ में है, ठीक है, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और एक है बनारस में, वाराणसी में, तो लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बनारस में। क्लियर है? और 2 जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 2 और इन फ्यूचर में आ जाएंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक तो जो नोएडा में है जेवर एयरपोर्ट, ये आएगा, और एक कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर ज़िले में आएगा कुशीनगर एयरपोर्ट। ये दोनों ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। क्लियर? चलिए यहाँ पर आ जाइए। बिहार है, बिहार में भी कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। झारखंड है, झारखंड में भी कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। अच्छा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ के लोग जहाज़ से, हवाई जहाज़ से आते जाते नहीं हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मतलब नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि विदेश से डायरेक्ट फ़्लाइट जो है वो यहाँ के लिए नहीं आती है, ठीक है। अगर मान लीजिए मुंबई में कोई आ जाता है, बेंगलुरु में कोई आ जाता है, अमेरिका से आना है, तो उसके बाद वहाँ से डोमेस्टिक फ़्लाइट पकड़ के आराम से जिस स्टेट में जाना होता है वहाँ पर चला जाता है। तो ये कैजुअल सी बात है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए हम लोग यहाँ पर जान लिए, ये बेल्ट हम लोग जानते चलेंगे। चलिए बिहार हो गया और झारखंड हो गया। सिक्किम आया, सिक्किम में भी कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। इधर कौन कौन सा है? एक असम में है, गुवाहाटी में, और एक है दोस्तों इधर मणिपुर में। बाकी इधर 7 सिस्टर्स जो स्टेट्स हैं उसमें कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। असम वाले की बात कर लेते हैं। असम के गुवाहाटी में है एक लोकप्रिय गोपीनाथ बोडोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या है? लोकप्रिय गोपीनाथ बोडोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये है असम की गुवाहाटी में, ठीक है। मणिपुर में है एक इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, तो इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। बाकी ना मिजोरम में है, ना त्रिपुरा में है, ना नागालैंड, ना ही अरुणाचल प्रदेश और ना ही सिक्किम में कहीं पर, और ना ही मेघालय में। इन सभी स्टेट्स में जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स नहीं है। क्लियर? बिल्कुल। चलिए आ जाते हैं वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। एक है कोलकाता में, कोलकाता में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो महापुरुष होते हैं वो जिस स्टेट से, जिस जगह से बिलोंग करते हैं वहाँ पर वो नाम रख दिया जाता है, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये बंगाल से बिलोंग करते थे, इस वजह से इनके नाम पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया कोलकाता का, ठीक है। एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है सिलीगुड़ी में, ठीक है, उसका नाम है बगडोगरा एयरपोर्ट, याद रखिएगा, वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हो गए वेस्ट बंगाल में। तो हम लोगों ने 8 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जाने, सभी को हम लोग पहले रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे। अगर पूरा एक ही दिन में बताऊंगा तो आप भूल जाओगे। हम लोग रिवाइज करते हैं। देखिए लद्दाख में कोई सा भी नहीं है। इधर कौन कौन सा है? अब हम लोग बात करेंगे जहाँ जहाँ पर है उन एयरपोर्ट्स की। जम्मू कश्मीर में है एक शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर है पंजाब में है श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर है उत्तर प्रदेश में 2, उत्तर प्रदेश में एक है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ में, और एक वाराणसी में है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और फ्यूचर में अभी जेवर एयरपोर्ट्स नोएडा में आएगा और कुशीनगर एयरपोर्ट्स कुशीनगर में आएगा। फिर है इधर आ जाने पर गुवाहाटी में एक पड़ता है असम में लोकप्रिय गोपीनाथ बोडोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यह है गुवाहाटी में। और मणिपुर में है इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर इधर वापस आते हैं वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में है दोस्तों 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता का, और एक बगडोगरा एयरपोर्ट सिलीगुड़ी में। क्लियर है? तो आई थिंक आपको आज इतना पता चल गया होगा। अब बाकी जो स्टेट हैं उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगी है दोस्त तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के पास से शेयर ज़रूर कर देना। कम से कम 5 लोगों के पास आज इसे शेयर जरूर करना है आपको। और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो देर मत करो, सब्सक्राइब कर दो, ऐसे ही कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन पर डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में कहाँ के सोहराई खोवर पेंटिंग को GI टैग दिया गया?
अगला क्वेश्चन है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का फाइनल मैच किस शहर में आयोजित किया जाएगा। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में आपको जो भी पता है डिटेल में जरूर आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं उन लोग के नाम की जो लोग कल की वीडियो में डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम हैं श्याम शेर कुमार, मनु पांडे, पूजा चौधरी, रवि शंकर, नरेंद्र मीना, ज्योति पचौरी, मिथुन कुमार, नेहा जायसवाल, चंद्रकेतु कुमार, वंदना अग्रवाल, साबिर आलम, हर्ष सोनी, सुरभि गुप्ता, शांति प्रिया, गुरुदेव यादव। इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।